कहानी शंखनाद का रहस्य। पृष्ठभूमि कत्यूरी राजवंश, कुमाऊं, उत्तराखंड। अध्याय 1 दादाजी की डायरी। विक्रम शर्मा एक इतिहासकार था, लेकिन उसकी जिंदगी इतिहास की किताबों की तरह ही शांत और धूल भरी थी। अल्मोड़ा में अपने पुराने घर में वह नक्शों, पांडुलिपियों और टूटे हुए शिलालेखों के बीच जीता था, लेकिन वह हमेशा से एक ऐसे रहस्य की तलाश में था जो उसे किताबों से बाहर निकालकर असली रोमांच की दुनिया में ले जाए। यह मौका उसके पास एक जंग लगे लोहे के संदूक की शक्ल में आया। उसके दादाजी, जो खुद एक माने हुए इतिहासकार थे, के देहांत के बाद उनका यह आखिरी संदूक विक्रम को मिला था। संदूक में पुरानी तस्वीरों और खतों के नीचे चमक देखी जिल्द वाली एक डायरी थी। जैसे ही विक्रम ने डायरी खोली, उसे पता चल गया कि यह कोई मामूली डायरी नहीं है। उसके पन्ने नक्शों, अजीब प्रतीकों और संस्कृत के श्लोकों से भरे हुए थे। ये डायरी उसके दादाजी के आखिरी जुनून की कहानी थी, विजय शंख की खोज। कहानियों के अनुसार विजय शंख कत्यूरी राजवंश का एक दिव्य शंख था। कहते थे कि युद्ध के मैदान में इसका नाद करने वाले की विजय निश्चित होती थी। जब 12वीं सदी में कत्यूरी साम्राज्य का पतन हुआ, तो आखिरी राजा ने यह शंख दुश्मनों के हाथ लगने से बचाने के लिए इसे कुमाऊं के बीहद जंगलों में कहीं छिपा दिया था। उसने पीछे छोड़ते थे तो बस कुछ पहेलियां, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। विक्रम के दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी उन पहेलियों को सुलझाने में लगा दी थी। डायरी पढ़कर लग रहा था कि वे मंजिल के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। डायरी का आखिरी पन्ना विक्रम की सांसें अटका देने के लिए काफी था। उसमें लिखा था, 50 साल की खोज के बाद मैं पहली पहेली का अर्थ भेद पाया हूं। पहला संकेत पत्थर में नहीं, वहां है जहां जंगल आसमान से पीता है और उस पर 1000 साल पुरानी आंख की नजर है। मुझे कल सुबह वहां जाना होगा। अगर मैं सही हूं तो यह कत्यूरी खजाने का पहला दरवाजा होगा। इसके बाद के पन्ने खाली थे। उसके दादाजी उस सुबह के बाद कभी वापस नहीं लौटे थे। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जहां जंगल आसमान से पीता है, इसका मतलब था कोई झील या ऊंचाई पर बसा जंगल जहां बहुत बारिश होती हो। 1000 साल पुरानी आंख, यह जरूर किसी खास पुराने बेड्डक का जिक्र था। उसने अपने दादाजी के पुराने नक्शे फैला दिए और डायरी में बने प्रतीकों से मिलान करने लगा। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक अजनबी खद्दा था, अच्छी तरह से सिला हुआ सूट पहने, आंखों पर महंगा चश्मा। माफ कीजिए, क्या आप प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा के पोते हैं? उसने पूछा। जी, विक्रम ने कहा। मेरा नाम राणा है। मैं एक आर्ट कलेक्टर हूं। मुझे पता चला है कि आपके दादाजी के पास कत्यूरी राजवंश पर कुछ दुर्लभ शोध पत्र थे। मैं उन्हें अच्छी कीमत पर खरीदना चाहता हूं। विक्रम को कुछ गड़बड़ लगी। राणा की आंखों में एक शिकारी जैसी चमक थी। माफ कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्रम ने झूठ बोला और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात जब विक्रम सो रहा था, उसे अपने स्टडी रूम से कुछ खटकने की आवाज आई। वह चुपके से उठा और दरवाजे के छेद से झांका। अंधेरे में एक परछाई उसकी अलमारियों को खंगाल रही थी। वह डायरी ढूंढ रही थी। विक्रम ने हिम्मत करके जोर से चिल्लाया, चोर चोर। परछाई एक पल के लिए ठिठकी और फिर खिड़की से कूदकर अंधेरे में गायब हो गई। अब विक्रम को यकीन हो गया था, दादाजी की डायरी सिर्फ एक पूरे आदमी का जुनून नहीं थी। यह एक असली खजाने का नक्शा था, जिसे कोई और भी हासिल करना चाहता था। उसने नक्शे पर एक जगह पर निशान लगाया, पिंसर का घना जंगल। वहीं एक पुरानी झील और एक विशाल बुरांश का पेड्डेज था, जिसे स्थानीय लोग बहादुर की आंख कहते थे, क्योंकि उसके तने पर आंख जैसा एक बड़ा निशान था। पहला संकेत मिल चुका था। विक्रम ने अपना बैग पैक किया। उसने दादाजी की डायरी को बैग की सबसे गुप्त जेब में रखा। उसने खिड़की से बाहर झांका। गली के कोने पर एक काली गादी खद्दी थी, जिसमें से कोई उस पर नजर रखे हुए था। विक्रम मुस्कुराया। अब यह सिर्फ इतिहास की खोज नहीं थी, यह एक दौड़ थी और उसे हर हाल में जीतना था। अध्याय 3 गिरे हुए दैत्य का किला। गुफा में सिर्फ विक्रम, उसकी टॉर्च
कि कांपती रोशनी और उसके सामने खड़ा उसका दुश्मन राणा था। एक इतिहासकार के लिए तुम कुछ ज्यादा ही तेज निकले, राणा ने अपनी रेशमी आवाज में कहा, जो गुफा में गूंज रही थी। लेकिन अब खेल खत्म। वो डायरी और कांसे की पट्टी मुझे दे दो और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। विक्रम जानता था कि यह खोखला वादा है। उसकी नजरें तेजी से गुफा की दीवारों पर घूम रही थी। वो सिर्फ एक रास्ता खोज रहा था, बचने का कोई भी तरीका। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर बने एक खास भित्ति चित्र पर पड़ी। उसमें एक कत्यूरी सैनिक को दर्शाया गया था, जो एक चट्टान पर हाथ रखकर उसे धकेल रहा था और उसके पीछे एक संकरा रास्ता खुल रहा था। ये एक नक्शा था, एक निर्देश। सोचने का वक्त खत्म हो गया। विक्रम, राणा ने अपने आदमियों को आगे बढ़ने का इशारा किया। विक्रम ने अब देखा न ताव और दौड़कर उस भित्ति चित्र वाली दीवार के पास पहुंचा। उसने उस खास पत्थर को पहचाना और अपनी पूरी ताकत से उसे अंदर की ओर धकेला। एक गड़गड़ाहट की आवाज हुई और पत्थर का एक हिस्सा अंदर की ओर खिसकने लगा। उसके पीछे एक अंधेरा तंग रास्ता खुल गया था। पकड़ो उसे, राणा चीखा। विक्रम उस सुरंग में कूद गया। उसके अंदर जाते ही पत्थर का दरवाजा अपने आप वापस बंद हो गया और राणा के आदमी कुछ इंच के फासले से उसे पकड़ने से चूक गए। विक्रम एक अंधेरी फिसलन भरी सुरंग में था। यह कत्यूरी राजाओं का बनाया गया एक गुप्त मार्ग था। वह घंटों तक उस अंधेरे में चलता रहा। जब वह बाहर निकला तो वह पहाड़ के दूसरी ओर एक नदी के किनारे पर था। उसने राणा और उसके आदमियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। सुरक्षित जगह पर बैठकर उसने कांसे की पट्टी निकाली और उस पर खुदी पहेली को फिर से पढ़ा। जहां नदी सिंह की भांति दहाड़ती है और सूर्य को निगल जाती है, वहां गिरे हुए दैत्य के पाषाण में शरण लेना। विक्रम का दिमाग तेजी से काम करने लगा। नदी का सिंह की भांति दहाड़ना, यह जरूर किसी बड़े जलप्रपात, वाटरफॉल या एक संकरी घाटी का जिक्र था जहां पानी का शोर बहुत तेज हो। सूर्य को निगल जाना मतलब एक ऐसी गहरी घाटी जहां सूरज की रोशनी बहुत कम समय के लिए रहती हो और जल्दी ही डूब जाती हो। लेकिन गिरे हुए दैत्य का पाषाण, इसका क्या मतलब हो सकता है? अचानक उसके दादाजी की कही एक बात याद आई। वे कहते थे कि पुराने किले जब खंडहर बन जाते हैं तो वे किसी सोए हुए दैत्य की तरह लगते हैं। गिरे हुए दैत्य का पाषाण, इसका मतलब था किसी पुराने खंडहर हो चुके किले का पत्थर। उसने डायरी में लगे नक्शे निकाले। उसका हाथ एक जगह पर आकर रुक गया। पिंडर नदी के किनारे एक बहुत गहरी घाटी में दानवगढ़ नाम का एक पुराना कत्यूरी किला था। वह किला एक ऊंची चट्टान पर बना था और अब पूरी तरह खंडहर हो चुका था। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां नदी का शोर किसी शेर की दहाड़ जैसा लगता है। उसे अपनी अगली मंजिल मिल चुकी थी। दानवगढ़ पहुंचना आसान नहीं था। विक्रम ने अपनी पहचान छिपाते हुए लोकल बसों और जीपों में सफर किया और फिर कई किलोमीटर तक पैदल चला। 2 दिन के मुश्किल सफर के बाद वह उस घाटी के मुहाने पर खड़ा था। नीचे पिंडर नदी पूरे उफान पर थी और उसका शोर वाकई किसी दहाड़ जैसा था। और घाटी के दूसरी ओर एक चट्टान के किनारे पर दानवगढ़ का किला किसी घायल दैत्य की तरह पसरा हुआ था। उसकी टूटी दीवारें, गिरी हुई मीनारें और घास से ढके आंगन एक भुतही तस्वीर पेश कर रहे थे। विक्रम नदी पर बना पुराना रस्सी का पुल पार करके किले में दाखिल हुआ। अब उसे पहेली का आखिरी हिस्सा सुलझाना था। शरण लेना, इसका मतलब था कि अगला सुराग किले के किसी सुरक्षित शरण लेने वाली जगह पर छिपा था। उसने किले के हर हिस्से को छान मारा। तहखाने, शस्त्रागार, मुख्य हॉल, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह थककर एक टूटी हुई दीवार के पास बैठ गया। यह शायद किले का मुख्य द्वार रहा होगा। तभी उसकी नजर एक विशालकाय पत्थर पर पड़ी जो छत से गिरकर जमीन पर धंस गया था। यह दरवाजे की मुख्य चौखट का पत्थर, लिंटल था। उस पत्थर के नीचे एक छोटी सी खाली जगह बन गई थी जो बारिश और धूप से बचने के लिए एक उत्तम शरणगाह थी। शरण लेना। विक्रम के दिमाग में बिजली कौन थी। वह दौड़कर उस पत्थर के पास गया और उसके नीचे बनी खाली जगह में झांका और वहां पत्थर की निचली सतह पर, जिसे आसानी से कोई नहीं देख सकता था,
कत्यूरी लिपि में अगला संकेत खुदा हुआ था। वह खुशी से उछलने ही वाला था कि उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, एक लग्जरी गाड़ी के इंजन की आवाज। उसने घाटी के ऊपर बनी सड़क की ओर देखा। राणा की काली गाड़ी वहां खड़ी थी और उसके आदमी किले की ओर बढ़ रहे थे। इतनी जल्दी इसे यह जगह कैसे पता चली? विक्रम ने सोचा। शायद राणा के पास सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि कोई ऐसा विशेषज्ञ भी था जो इन पहेलियों को समझ सकता था। विक्रम किले के खंडहरों में फंस चुका था। एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई और दहाड़ती नदी थी और दूसरी तरफ उसके दुश्मन। राणा किले के मुख्य द्वार पर खड़ा था और उसकी आंखों में जीत की चमक थी। भागने के सारे रास्ते बंद हैं, प्रोफेसर, वह मुस्कुराया। खेल अब वाकई खत्म हो गया है। अध्याय 4, गिरे हुए दैत्य का किला जारी। किले के टूटे हुए दरवाजे पर राणा खड़ा था और उसकी मुस्कान किसी शिकारी जैसी थी जो अपने शिकार को जाल में फंसा हुआ देख रहा हो। भागने के सारे रास्ते बंद हैं, प्रोफेसर, राणा ने कहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। अब शराफत से वो डायरी और पिछला सुराग मुझे दे दो। विक्रम की पीठ खाई के किनारे से लगी थी। नीचे हजारों फीट गहरी खाई में पिंडर नदी का शोर किसी दैत्य की दहाड़ जैसा लग रहा था। उसने एक नजर उस विशाल पत्थर पर डाली जिसके नीचे अगला सुराग खुदा था। उसे पढ़ने का भी मौका नहीं मिला था। हार मान लूं, एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, लेकिन फिर उसे अपने दादाजी का चेहरा याद आया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस खोज में लगा दी थी। नहीं, वह हार नहीं मानेगा। तुम्हें सुराग चाहिए राणा? विक्रम चिल्लाया। उसने अपनी जेब से कांसे की वो पट्टी निकाली जो उसे पिछली गुफा में मिली थी। ये लो, ये कहकर उसने वो पट्टी राणा की ओर नहीं बल्कि बगल में मौजूद एक कमजोर टूटी हुई दीवार की ओर फेंक दी जो खाई के ठीक किनारे पर थी। राणा के आदमी स्वाभाविक रूप से उस पट्टी की ओर लपके। जैसे ही उनका वजन उस पुरानी दीवार पर पड़ा, वह चरमरा उठी। विक्रम को इसी पल का इंतजार था। उसने पास पड़े एक गिरे हुए स्तंभ के टुकड़े को अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। स्तंभ लुढ़कता हुआ उस कमजोर दीवार से जा टकराया। एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ किले का वह पूरा हिस्सा टूटकर खाई में गिरने लगा। राणा के आदमी चीखते हुए पीछे हटे और विक्रम और उनके बीच मलबे और धूल का एक गुब्बार छा गया। उसे कुछ पलों की मोहलत मिल गई थी। उसने जल्दी से उस बड़े पत्थर के नीचे खुदे हुए संकेतों की एक तस्वीर अपने फोन में खींची और फिर बिना सोचे समझे खाई की ओर भागा। राणा और उसके आदमी समझे कि वह आत्महत्या कर रहा है, लेकिन विक्रम ने किले का निरीक्षण करते हुए एक चीज देखी थी। खाई के किनारे से ठीक कुछ फीट नीचे चट्टान में कटी हुई कुछ सीढ़ियां थीं, जो शायद किले के लोगों के लिए नदी तक पहुंचने का गुप्त रास्ता थी। वे ऊपर से लगभग अदृश्य थी। वह खाई में कूदा और हवा में ही एक मजबूत जड़ को पकड़कर उन गुप्त सीढ़ियों पर उतर गया। ऊपर से गोलियों की आवाज आई, लेकिन तब तक वह चट्टान की आड़ में आ चुका था। वह फिसलन भरी खाई लगी सीढ़ियों से उतरता गया और आखिरकार नदी के किनारे पहुंच गया। पानी का बहाव बहुत तेज था, वो उसमें तैर नहीं सकता था। उसने नदी में बहते हुए एक बड़े से लकड़ी के लट्ठे को पकड़ा और उसे पकड़कर नदी के बहाव के साथ बहने लगा। घंटों तक वह ठंडे पानी और तेज लहरों से जूझता रहा। जब वह कई किलोमीटर दूर एक शांत किनारे पर पहुंचा, तब तक वह बुरी तरह थक चुका था और उसे कई चोटें भी आई थी, लेकिन वह जिंदा था और अगला सुराग उसके फोन में सुरक्षित था। अध्याय 5, पाताल का द्वार। एक छोटे से गांव में रात गुजारने के बाद विक्रम ने अपने फोन में खींची तस्वीर को ध्यान से देखा। पत्थर पर सिर्फ प्रतीक नहीं, एक और पहेली खुदी थी, जहां धरती अंबर से मिले और पाताल का द्वार खुले। मौन तपस्वी की छाया में शंख अंतिम नाद की प्रतीक्षा में है। विक्रम का दिमाग एक बार फिर तेजी से दौड़ा। जहां धरती अंबर से मिले, यह जरूर किसी बहुत ऊंची जगह का जिक्र था, कोई पहाड़ की चोटी या कोई ऊंचा पठार। पाताल का द्वार खुले। पुराणों में पाताल का संबंध हमेशा गुफाओं या जमीन के नीचे की दुनिया से रहा है।
तो ये किसी ऊंचाई पर स्थित एक गहरी गुफा थी, मौन तपस्वी की छाया में। मौन तपस्वी का मतलब किसी साधु से हो सकता है या फिर किसी ऐसी चट्टान से जिसका आकार किसी ध्यान में बैठे तपस्वी जैसा हो। ये सारी बातें एक ही जगह की ओर इशारा कर रही थी, पंचचूली पर्वत श्रृंखला में स्थित पाताल कुंड। ये एक रहस्यमयी और पवित्र गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका अंत आज तक कोई नहीं खोज पाया। उसके पास ही एक चट्टान थी जो हूबहू किसी ध्यान मग्न योगी जैसी दिखती थी। ये अंतिम पड़ाव था, लेकिन एक सवाल विक्रम को परेशान कर रहा था। राणा हर बार उस तक पहुंच कैसे जाता था? वह इतना सटीक कैसे हो सकता था? तभी उसका ध्यान अपने बैग पर गया। दादाजी की डायरी। उसने डायरी को गौर से देखना शुरू किया। उसकी चमड़े की जिल्द एक जगह से कुछ ज्यादा ही मोटी लग रही थी। उसने अपना चाकू निकाला और उस जगह की सिलाई काटी। अंदर एक छोटी सी छपटी काले रंग की चिप थी, एक जीपीएस ट्रैकर। राणा उसके पीछे नहीं था, वह हमेशा उससे एक कदम आगे था, क्योंकि वह विक्रम के हर कदम को ट्रैक कर रहा था। विक्रम ने गुस्से से उस ट्रैकर को पत्थर पर रखकर कुचल दिया। अब खेल बराबर का था। राणा को अब यह नहीं पता था कि विक्रम कहां है, और विक्रम को अपनी अंतिम मंजिल पता थी। उसने दूर खड़ी पंचचूली की बर्फीली चोटियों की ओर देखा। हवा में एक चुनौती थी। वह जानता था कि राणा भी उस पहेली को सुलझाकर पाताल कुंड जरूर पहुंचेगा। अंतिम टकराव उसी गुफा में होना था, पाताल के द्वार पर। विक्रम ने अपना सामान उठाया और अपनी अंतिम सबसे खतरनाक यात्रा के लिए निकल पड़ा। अध्याय 3, गिरे हुए दैत्य का किला। गुफा में सिर्फ विक्रम, उसकी टॉर्च की कांपती रोशनी और उसके सामने खड़ा उसका दुश्मन राणा था। एक इतिहासकार के लिए तुम कुछ ज्यादा ही तेज निकले, राणा ने अपनी रेशमी आवाज में कहा, जो गुफा में गूंज रही थी। लेकिन अब खेल खत्म। वो डायरी और कांसे की पट्टी मुझे दे दो और मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। विक्रम जानता था कि यह एक खोखला वादा है। उसकी नजरें तेजी से गुफा की दीवारों पर घूम रही थी। वो सिर्फ एक रास्ता खोज रहा था, बचने का कोई भी तरीका। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर बने एक खास भित्ति चित्र पर पड़ी। उसमें एक कत्यूरी सैनिक को दर्शाया गया था, जो एक चट्टान पर हाथ रखकर उसे धकेल रहा था, और उसके पीछे एक संकरा रास्ता खुल रहा था। यह एक नक्शा था, एक निर्देश। सोचने का वक्त खत्म हो गया। विक्रम, राणा ने अपने आदमियों को आगे बढ़ने का इशारा किया। विक्रम ने अब देखा न ताव और दौड़कर उस भित्ति चित्र वाली दीवार के पास पहुंचा। उसने उस खास पत्थर को पहचाना और अपनी पूरी ताकत से उसे अंदर की ओर धकेला। एक गड़गड़ाहट की आवाज हुई और पत्थर का एक हिस्सा अंदर की ओर खिसकने लगा। उसके पीछे एक अंधेरा तंग रास्ता खुल गया था। पकड़ो उसे, राणा चीखा। विक्रम उस सुरंग में कूद गया। उसके अंदर जाते ही पत्थर का दरवाजा अपने आप वापस बंद हो गया और राणा के आदमी कुछ इंच के फासले से उसे पकड़ने से चूक गए। विक्रम एक अंधेरी फिसलन भरी सुरंग में था। यह कत्यूरी राजाओं का बनाया गया एक गुप्त मार्ग था। वह घंटों तक उस अंधेरे में चलता रहा। जब वह बाहर निकला तो वह पहाड़ के दूसरी ओर एक नदी के किनारे पर था। उसने राणा और उसके आदमियों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। सुरक्षित जगह पर बैठकर उसने कांसे की पट्टी निकाली और उस पर खुदी पहेली को फिर से पढ़ा। जहां नदी सिंह की भांति दहाड़ती है और सूर्य को निगल जाती है, वहां गिरे हुए दैत्य के पाषाण में शरण लेना। विक्रम का दिमाग तेजी से काम करने लगा। नदी का सिंह की भांति दहाड़ना, यह जरूर किसी बड़े जलप्रपात, वाटरफॉल या एक संकरी घाटी का जिक्र था जहां पानी का शोर बहुत तेज हो। सूर्य को निगल जाना मतलब एक ऐसी गहरी घाटी जहां सूरज की रोशनी बहुत कम समय के लिए रहती हो और जल्दी ही डूब जाती हो। लेकिन गिरे हुए दैत्य का पाषाण, इसका क्या मतलब हो सकता है? अचानक उसके दादाजी की कही एक बात याद आई। वे कहते थे कि पुराने किले जब खंडहर बन जाते हैं तो वे किसी सोए हुए दैत्य की तरह लगते हैं। गिरे हुए दैत्य का पाषाण, इसका मतलब था किसी पुराने खंडहर हो चुके किले का पत्थर। उसने डायरी में लगे नक्शे निकाले। उसका हाथ एक जगह पर आकर रुक गया। पिंडर नदी के किनारे एक बहुत गहरी घाटी में
दानवगढ़ नाम का एक पुराना कत्यूरी किला था। वह किला एक ऊंची चट्टान पर बना था और अब पूरी तरह खंडहर हो चुका था। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां नदी का शोर किसी शेर की दहाड़ जैसा लगता है। उसे अपनी अगली मंजिल मिल चुकी थी। दानवगढ़ पहुंचना आसान नहीं था। विक्रम ने अपनी पहचान छिपाते हुए लोकल बसों और जीपों में सफर किया और फिर कई किलोमीटर तक पैदल चला। 2 दिन के मुश्किल सफर के बाद वह उस घाटी के मुहाने पर खड़ा था। नीचे पिंडर नदी पूरे उफान पर थी और उसका शोर वाकई किसी दहाड़ जैसा था। और घाटी के दूसरी ओर एक चट्टान के किनारे पर दानवगढ़ का किला किसी घायल दैत्य की तरह पसरा हुआ था। उसकी टूटी दीवारें, गिरी हुई मीनारें और घास से ढके आंगन एक फुतही तस्वीर पेश कर रहे थे। विक्रम नदी पर बना पुराना रस्सी का पुल पार करके किले में दाखिल हुआ। अब उसे पहेली का आखिरी हिस्सा सुलझाना था। शरण लेना, इसका मतलब था कि अगला सुराग किले के किसी सुरक्षित शरण लेने वाली जगह पर छिपा था। उसने किले के हर हिस्से को छान मारा। तहखाने, शस्त्रागार, मुख्य हॉल, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह थककर एक टूटी हुई दीवार के पास बैठ गया। यह शायद किले का मुख्य द्वार रहा होगा। तभी उसकी नजर एक विशालकाय पत्थर पर पड़ी जो छत से गिरकर जमीन पर धंस गया था। यह दरवाजे की मुख्य चौखट का पत्थर, लिंटल था। उस पत्थर के नीचे एक छोटी सी खाली जगह बन गई थी जो बारिश और धूप से बचने के लिए एक उत्तम शरणगाह थी। शरण लेना। विक्रम के दिमाग में बिजली कौन थी। वह दौड़कर उस पत्थर के पास गया और उसके नीचे बनी खाली जगह में झांका और वहां पत्थर की निचली सतह पर, जिसे आसानी से कोई नहीं देख सकता था, कत्यूरी लिपि में अगला संकेत खुदा हुआ था। वह खुशी से उछलने ही वाला था कि उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, एक लग्जरी गाड़ी के इंजन की आवाज। उसने घाटी के ऊपर बनी सड़क की ओर देखा। राणा की काली गाड़ी वहां खड़ी थी और उसके आदमी किले की ओर बढ़ रहे थे। इतनी जल्दी इसे यह जगह कैसे पता चली? विक्रम ने सोचा। शायद राणा के पास सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि कोई ऐसा विशेषज्ञ भी था जो इन पहेलियों को समझ सकता था। विक्रम किले के खंडहरों में फंस चुका था। एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई और दहाड़ती नदी थी और दूसरी तरफ उसके दुश्मन। राणा किले के मुख्य द्वार पर खड़ा था और उसकी आंखों में जीत की चमक थी। भागने के सारे रास्ते बंद हैं, प्रोफेसर, वह मुस्कुराया। खेल अब वाकई खत्म हो गया है। अध्याय 4, गिरे हुए दैत्य का किला जारी। किले के टूटे हुए दरवाजे पर राणा खड़ा था और उसकी मुस्कान किसी शिकारी जैसी थी जो अपने शिकार को जाल में फंसा हुआ देख रहा हो। भागने के सारे रास्ते बंद हैं, प्रोफेसर, राणा ने कहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। अब शराफत से वो डायरी और पिछला सुराग मुझे दे दो। विक्रम की पीठ खाई के किनारे से लगी थी। नीचे हजारों फीट गहरी खाई में पिंडर नदी का शोर किसी दैत्य की दहाड़ जैसा लग रहा था। उसने एक नजर उस विशाल पत्थर पर डाली जिसके नीचे अगला सुराग खुदा था। उसे पढ़ने का भी मौका नहीं मिला था। हार मान लूं, एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, लेकिन फिर उसे अपने दादाजी का चेहरा याद आया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस खोज में लगा दी थी। नहीं, वह हार नहीं मानेगा। तुम्हें सुराग चाहिए राणा? विक्रम चिल्लाया। उसने अपनी जेब से कांसे की वो पट्टी निकाली जो उसे पिछली गुफा में मिली थी। ये लो। ये कहकर उसने वो पट्टी राणा की ओर नहीं बल्कि बगल में मौजूद एक कमजोर टूटी हुई दीवार की ओर फेंक दी जो खाई के ठीक किनारे पर थी। राणा के आदमी स्वाभाविक रूप से उस पट्टी की ओर लपके। जैसे ही उनका वजन उस पुरानी दीवार पर पड़ा, वह चरमरा उठी। विक्रम को इसी पल का इंतजार था। उसने पास पड़े एक गिरे हुए स्तंभ के टुकड़े को अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। स्तंभ लुढ़कता हुआ उस कमजोर दीवार से जा टकराया। एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ किले का वह पूरा हिस्सा टूटकर खाई में गिरने लगा। राणा के आदमी चीखते हुए पीछे हटे और विक्रम और उनके बीच मलबे और धूल का एक गुब्बार छा गया। उसे कुछ पलों की मोहलत मिल गई थी।
उसने जल्दी से उस बड़े पत्थर के नीचे खुदे हुए संकेतों की एक तस्वीर अपने फोन में खींची और फिर बिना सोचे समझे खाई की ओर भागा। राणा और उसके आदमी समझे कि वह आत्महत्या कर रहा है, लेकिन विक्रम ने किले का निरीक्षण करते हुए एक चीज देखी थी। खाई के किनारे से ठीक कुछ फीट नीचे चट्टान में कटी हुई कुछ सीढ़ियां थीं, जो शायद किले के लोगों के लिए नदी तक पहुंचने का गुप्त रास्ता थी। वे ऊपर से लगभग अदृश्य थी। वह खाई में कूदा और हवा में ही एक मजबूत जड़ को पकड़कर उन गुप्त सीढ़ियों पर उतर गया। ऊपर से गोलियों की आवाज आई, लेकिन तब तक वह चट्टान की आड़ में आ चुका था। वह फिसलन भरी खाई लगी सीढ़ियों से उतरता गया और आखिरकार नदी के किनारे पहुंच गया। पानी का बहाव बहुत तेज था, वह उसमें तैर नहीं सकता था। उसने नदी में बहते हुए एक बड़े से लकड़ी के लट्ठे को पकड़ा और उसे पकड़कर नदी के बहाव के साथ बहने लगा। घंटों तक वह ठंडे पानी और तेज लहरों से जूझता रहा। जब वह कई किलोमीटर दूर एक शांत किनारे पर पहुंचा, तब तक वह बुरी तरह थक चुका था और उसे कई चोटें भी आई थी, लेकिन वह जिंदा था और अगला सुराग उसके फोन में सुरक्षित था। अध्याय 5, पाताल का द्वार। एक छोटे से गांव में रात गुजारने के बाद विक्रम ने अपने फोन में खींची तस्वीर को ध्यान से देखा। पत्थर पर सिर्फ प्रतीक नहीं, एक और पहेली खुदी थी, जहां धरती अंबर से मिले और पाताल का द्वार खुले। मौन तपस्वी की छाया में, शंख अंतिम नाद की प्रतीक्षा में है। विक्रम का दिमाग एक बार फिर तेजी से दौड़ा। जहां धरती अंबर से मिले, यह जरूर किसी बहुत ऊंची जगह का जिक्र था, कोई पहाड़ की चोटी या कोई ऊंचा पठार। पाताल का द्वार खुले। पुराणों में पाताल का संबंध हमेशा गुफाओं या जमीन के नीचे की दुनिया से रहा है, तो यह किसी ऊंचाई पर स्थित एक गहरी गुफा थी, मौन तपस्वी की छाया में। मौन तपस्वी का मतलब किसी साधु से हो सकता है या फिर किसी ऐसी चट्टान से जिसका आकार किसी ध्यान में बैठे तपस्वी जैसा हो। ये सारी बातें एक ही जगह की ओर इशारा कर रही थी, पंचचूली पर्वत श्रृंखला में स्थित पाताल कुंड। ये एक रहस्यमयी और पवित्र गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका अंत आज तक कोई नहीं खोज पाया। उसके पास ही एक चट्टान थी जो हूबहू किसी ध्यान मग्न योगी जैसी दिखती थी। यह अंतिम पड़ाव था, लेकिन एक सवाल विक्रम को परेशान कर रहा था। राणा हर बार उस तक पहुंच कैसे जाता था? वह इतना सटीक कैसे हो सकता था? तभी उसका ध्यान अपने बैग पर गया। दादाजी की डायरी। उसने डायरी को गौर से देखना शुरू किया। उसकी चमड़े की जिल्द एक जगह से कुछ ज्यादा ही मोटी लग रही थी। उसने अपना चाकू निकाला और उस जगह की सिलाई काटी। अंदर एक छोटी सी छपटी काले रंग की चिप थी, एक जीपीएस ट्रैकर। राणा उसके पीछे नहीं था, वह हमेशा उससे एक कदम आगे था, क्योंकि वह विक्रम के हर कदम को ट्रैक कर रहा था। विक्रम ने गुस्से से उस ट्रैकर को पत्थर पर रखकर कुचल दिया। अब खेल बराबर का था। राणा को अब यह नहीं पता था कि विक्रम कहां है, और विक्रम को अपनी अंतिम मंजिल पता थी। उसने दूर खड़ी पंचचूली की बर्फीली चोटियों की ओर देखा। हवा में एक चुनौती थी। वह जानता था कि राणा भी उस पहेली को सुलझाकर पाताल कुंड जरूर पहुंचेगा। अंतिम टकराव उसी गुफा में होना था, पाताल के द्वार पर। विक्रम ने अपना सामान उठाया और अपनी अंतिम सबसे खतरनाक यात्रा के लिए निकल पड़ा। अंतिम अध्याय, शंख का नाद। पाताल कुंड की यात्रा विक्रम की अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी। पतली हवा, बर्फीली ठंड और खतरनाक तंग रास्तों ने उसके शरीर और हिम्मत दोनों को परखा। 2 दिन की अथक चढ़ाई के बाद वह आखिरकार उस जगह पहुंचा। सामने हिमालय की 5 चोटियां, पंचचूली, बर्फ का चांदी का मुकुट पहने खड़ी थी, और ठीक उनके नीचे एक विशाल चट्टान थी जिसका आकार हूबहू किसी ध्यान में लीन तपस्वी जैसा था। विक्रम जानता था वह सही जगह पर है। मौन तपस्वी की छाया में चट्टानों के बीच एक संकरी दरार थी जो गुफा का प्रवेश द्वार थी। मुंह से अंधेरा और एक प्राचीन ठंडी हवा बाहर आ रही थी, जैसे धरती खुद सांस ले रही हो। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और गुफा में प्रवेश किया। यह कोई आम गुफा नहीं थी, ये एक भूल भुलैया थी। हजारों साल में पानी के बहाव से बने रास्ते हर तरफ जा रहे थे। दीवारों से लटकते नुकीले पत्थर, स्टालेक्टाइट्स,
किसी दैत्य के दांतों जैसे लग रहे थे। वह अपने दादाजी की डायरी के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ रहा था। डायरी में एक जगह लिखा था, विजय का मार्ग न स्वर्ण का है न रजत का, वह तो विनम्र धरा का है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता 3 सुरंगों में बंट गया। एक सुरंग की दीवारें सोने की तरह चमकने वाले पायराइट से भरी थी। दूसरी सुरंग में चांदी जैसे चमकते क्रिस्टल थे और तीसरी सुरंग बिल्कुल साधारण मिट्टी और पत्थर की थी। विक्रम एक पल के लिए रुका और दादाजी की बात याद की। विनम्र धरा का मार्ग, उसने बिना हिचकिचाए तीसरी सबसे साधारण दिखने वाली सुरंग को चुना। लगभग आधे घंटे चलने के बाद सुरंग एक विशालकाय गुंबद जैसे कक्ष में खुली। यह जगह किसी सपने जैसी थी। गुफा की छत से टपकते पानी ने जमीन पर एक छोटा सा निर्मल कुंड बना दिया था। दीवारों पर लगे अनगिनत क्रिस्टल विक्रम की टॉर्च की रोशनी में किसी आकाश गंगा की तरह चमक रहे थे। हवा में एक शांत दिव्य ऊर्जा थी और कक्ष के ठीक बीच में एक सादे पत्थर की वेदी पर वह रखा था, विजय शंख। वह किसी सोने या चांदी का नहीं बना था। उसका रंग दूधिया सफेद था, जिस पर इंद्रधनुषी चमक थी, जैसे चांदनी को पत्थर में ढाल दिया गया हो। उसका आकार इतना सटीक और सुंदर था कि वह इस दुनिया की चीज नहीं लग रही थी। उसे एक बहुत हल्की मधुर ध्वनि महसूस हो रही थी, जैसे कोई दिव्य संगीत हो। विक्रम धीरे धीरे किसी सम्मोहन में बंधा हुआ वेदी की ओर बढ़ा। उसने अपना हाथ शंख को छूने के लिए बढ़ाया ही था। धन्यवाद प्रोफेसर, यहां तक का रास्ता दिखाने के लिए। आवाज सुनकर विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पलट कर देखा। राणा अपने 2 बचे हुए आदमियों के साथ उसी सुरंग से बाहर निकल रहा था जिससे विक्रम आया था। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। लगता है ट्रैकर तोड़ने से ज्यादा फायदा नहीं हुआ। राणा ने अपनी बंदूक विक्रम पर तानते हुए कहा, तुम्हारी तरह मेरे पास भी दिमाग है। मुझे पता था तुम यहीं आओगे। विक्रम के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। दूर हटो उस शंख से, राणा ने आदेश दिया। विक्रम चुपचाप पीछे हट गया। राणा की आंखों में लालच और जुनून साफ दिख रहा था। वह वेदी की ओर बढ़ा और उस दिव्य शंख को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही राणा की उंगलियों ने शंख की सतह को छुआ, एक भयानक घटना हुई। शंख से निकलने वाली मधुर ध्वनि एक पल में तेज और कर्कश हो गई। गुफा के क्रिस्टल लाल रंग की रोशनी से चमकने लगे। पूरी गुफा किसी जानवर की तरह कांपने लगी। यह क्या हो रहा है? राणा का एक आदमी घबराकर चिल्लाया। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। जमीन में दरारें पड़ने लगी। गुफा उस शंख की रक्षक एक अपवित्र स्पर्श से जाग उठी थी और अब वह क्रोध में थी। राणा के आदमी डरकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन गिरते पत्थरों ने उनका रास्ता रोक दिया। राणा अपनी सनक में अभी उस शंख को खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शंख वेदी से ऐसे चिपक गया था जैसे वह उसी का हिस्सा हो। विक्रम को अपने दादाजी की डायरी की आखिरी लाइन याद आई, जो उसे तब समझ नहीं आई थी। शंख अपना संरक्षक स्वयं चुनता है, उसे जीता नहीं जा सकता। ये गुफा, ये शंख, ये किसी खजाने से बढ़कर था। ये एक परीक्षा थी। विक्रम ने राणा पर चिल्लाकर कहा, इसे तुम जैसे लालची लोग कभी हासिल नहीं कर सकते। ये तुम्हारी कब्र बनेगा। राणा ने गुस्से में विक्रम पर गोली चलाने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन तभी छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा उसके ऊपर आ गिरा। एक आखिरी चीख अंधेरे और मलबे में दब गई। गुफा का कांपना धीरे धीरे शांत होने लगा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। वह धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़ा। उसने लालच से नहीं बल्कि श्रद्धा से शंख को देखा। उसने अपने दादाजी को, उनकी मेहनत को और इस रहस्य को मन ही मन प्रणाम किया। उसने डरते डरते अपना हाथ बढ़ाया और शंख को छुआ। उसके स्पर्श करते ही शंख से वही मधुर दिव्य संगीत निकलने लगा। क्रिस्टल फिर से शांत नीली रोशनी से चमकने लगे। शंख बड़ी आसानी से उसके हाथ में आ गया। गुफा ने उसे स्वीकार कर लिया था।
राणा और उसके आदमियों का रास्ता मलबे से हमेशा के लिए बंद हो चुका था। वे अपनी लालच के साथ उसी पहाड़ में दफन हो गए थे। जब विक्रम शंख को लेकर गुफा से बाहर निकला तो सूरज निकल रहा था और उसकी पहली किरणें पंचचूली के शिखरों को सुनहरा कर रही थी। उसके हाथ में इतिहास की सबसे बड़ी धरोहर थी और दिल में एक अजीब सी शांति, उपसंहार। कुछ महीने बाद दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में एक नई गैलरी का उद्घाटन हुआ। उसके ठीक बीच में बुलेट प्रूफ कांच के पीछे विजय शंख रखा हुआ था। उसके साथ प्रोफेसर देवकी नंदन शर्मा का पूरा शोध और एक गुमनाम दानकर्ता का पत्र था जिसने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। हजारों मील दूर अल्मोड़ा में अपने घर की शांत स्टडी में विक्रम शर्मा एक नई खाली डायरी के पहले पन्ने पर लिख रहा था। कहते हैं रोमांच उसे ढूंढता है जो उसकी तलाश में हो, लेकिन कभी कभी रोमांच हमें इसलिए चुनता है ताकि हम खुद को ढूंढ सके। मेरे दादाजी की खोज आज पूरी हुई और शायद मेरी भी। उसने डायरी बंद की, बाहर पहाड़ों पर धूप खिलाई थी। अब वह सिर्फ एक इतिहासकार नहीं था, वह खुद इतिहास का एक हिस्सा बन चुका था।